मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मैथिली। आज हम लोग क्लास 10 का मैथिली स्टार्ट किए हैं और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अब से हम लोग मैथ के साथ साथ मैथिली भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथिली। और इससे पीछे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोग मैथिली बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मैथिली स्टार्ट हो गया है। अब देखिए क्लास 10th में आप लोग आ गए हैं और क्लास 10th में मैथिली जो है वो मैथिली जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे कि वो अगर बोले तो 9th में भी मैथिली है। और किसी किसी का ये भी होता है कि संस्कृत भी होता है। किसी किसी का संस्कृत कोई कोई रखता है, कोई कोई मैथिली रखता है। तो जो भी मैथिली रखे उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो सारे चैप्टर को हम बारीकी से आपको बताएंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग मैथिली के बारे में कुछ जैसे कुछ बेसिक टाइप से है वो सबसे पहले जानेंगे, और उसके बाद हम लोग मैथिली का फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का है वो भी हम लोग सीखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है। मैथिली भाषा के जनक, मैथिली भाषा के जनक कौन है, यानी मैथिली भाषा जो है उनको कौन जन्म दिया, कौन मतलब ये खोजा मैथिली भाषा को। सीधा ऐसे बोल सकते हैं, जन्म मतलब जन्म देने वाला होता है। मैथिली भाषा का जनक कौन क्या है? अवहट भाषा। मैथिली भाषा कहाँ से आया है? अवहट भाषा से आया है। और फिर उसके बाद अवहट भाषा कहाँ से आया है? अवहट भाषा के जनक प्राकृति। अवहट भाषा के जनक प्राकृति। मैथिली भाषा अवहट भाषा से है और अवहट भाषा जो है वो प्राकृतिक भाषा से आया है। ठीक है। देखिए अवहट भाषा जो है एक भाषा है, जैसे आप लोग पढ़ेंगे जैसे मैथिली होता है उसी टाइप से अवहट भी होता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति भाषा क्या होते हैं वो आपको बता देते हैं। ये प्राकृतिक भाषा क्या होता है? तो मतलब ये नहीं कि जैसे हम लोग मैथिली पढ़ते हुए पढ़ेंगे, हम लोग मैथिली जैसे लिखा रहता है वैसे प्रकृति नहीं होता। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति भाषा होता है। जैसे कि हम लोग इशारा में जो बात करते हैं, इशारा में बात करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक भाषा बोला जाता है। इशारा में जैसे कि, और प्रकृति भाषा किस लिए आया, क्यों ये मतलब हम लोग पढ़ते हैं, क्यों मतलब प्राकृतिक भाषा क्यों आया? सीधा सीधी ऐसी बात है कि जैसे पहले जो होते थे वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। पहले जमाने के लोग पढ़े लिखे, जैसे हम लोगों का पूर्वज जो होता था वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उसके लिए ये प्राकृतिक भाषा आया। वो लोग क्या करते थे? इशारा में बात करते हैं। जैसे कि अभी भी थोड़ा बहुत इशारा वगैरह चलता है, लेकिन पहले इशारा में ही बात होता था, यानी पहले प्राकृतिक भाषा का ही यूज करते थे हमारे पूर्वज सब। ठीक है, प्राकृतिक भाषा समझ में आ गया। अब वो सबसे क्या, सबसे सबसे प्राचीन मैथिली भाषा। सबसे प्राचीन यानी सबसे पहले जो है कौन सा मैथिली भाषा आया? सबसे पहले जो है वो अभ्रस। अभ्रस जो है वो सबसे पहले मैथिली भाषा है। और ये भी एक भाषा जैसे हम लोग मैथिली पढ़ते हैं उसी तरीके से ये भी है और ये भी है, ये दोनों हम लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग अगर बुक ये दोनों का ढूंढिएगा आप लोगों को मिलेगा, आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसर सबसे सबसे प्राचीन मैथिली भाषा। दूसरा सबसे प्राचीन मैथिली भाषा कौन सा है, यानी दूसरा कौन सा है? तो दूसरा जो आप लोगों का है वो अवहट है। सबसे पहले अभ्रस और दूसरा है फिर अवहट। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आप लोगों को ये बेसिक से बहुत छोटा सा पॉइंट है, जरूरी था जानना तो मैंने बता दिया। फटाक से इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे, उसको फिर सीखेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का है मिथिलाक संस्कृति सीमा। मिथिलाक संस्कृति सीमा ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है। इसके लेखक है आचार्य रामलोचन सर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो क्लास 10 था उसमें मैथिली का बुक 2 ठो है। मैथिली का 2 ठो बुक है। ठीक है। और दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला आप लोगों का ध्रुवा अक्षत है और दूसरा आप लोगों का है मिथिलाक संस्कृति कौन सा है? मिथिला सीमा, हाँ मिथिला विभूति है। पहला हम लोग आप लोगों का ध्रुवा अक्षत है और दूसरा आप लोगों का मिथिला विभूति है। हम लोग दोनों को सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्रुवा अक्षत को सीखेंगे। ये मत मतलब दिमाग में आना चाहिए आप लोगों को कि दूसरा जो बुक आप लोगों का है उससे क्वेश्चन नहीं आता है, उससे भी क्वेश्चन आता है और इससे भी क्वेश्चन आता है। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो कि जिससे भर भर के क्वेश्चन आता है। मतलब मेन हो जाता है ना कोई चीज, हाँ ये जो है ना फेवरेट हो जाता है। जो एग्जाम लेते हैं वो एग्जामिनर का वो फेवरेट हो जाता है ये चैप्टर, तो इसी चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन देते हैं। ऐसा भी बहुत सारा चैप्टर आप लोगों के मैथिली में है, तो वो हमको आपको बता देंगे, तो उसका अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग अब सीखेंगे पहला चैप्टर को पढ़ेंगे, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा ये आप लोगों का पहला चैप्टर है। ठीक है। और ये जो पहला जो चैप्टर है ये किस विधा से रिलेटेड है? तो ये जो विधा है वो निबंध है, यानी मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जो ये रामलोचन शरण, आचार्य रामलोचन शरण जो लिखे हैं, ये क्या है? एक निबंध है। ठीक है, पूछा जाता है आप लोगों को, इसीलिए मैंने बता दिया
कि ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आचार्य रामलोचन शरण द्वारा लिखल मिथिला के सांस्कृतिक सीमा कौन विधा से जुड़ल है। तो अहाँ के मतलब आप लोगों को क्या बोलना है यहाँ पे, निबंध, सीधा निबंध में टिक मार दीजिएगा। बहुत सारा ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, पढ़ के जाइए तो कोई से कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक बार उसके करना है तो दिमाग में रखिएगा, जो भी अभी आपको इस क्लास में आपको बताया जा रहा है सबको अच्छे से सुनिए, ठीक है। और आप लोगों को एक पूरा विश्वास है कि इस क्लास में ही आधा से ज्यादा याद हो जाएगा, और एक बार देखने के बाद पूरा परफेक्ट कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके कवि कौन है, आचार्य रामलोचन शरण। और ये आचार्य रामलोचन शरण जो है, इसका उपनाम है क्या, राय साहब। इसका उपनाम क्या है, राय साहब। उपनाम मतलब बोले तो जैसे कि देखिए हम लोग के जैसे कि घर में जो होता है ना वो कोई और नाम है, जैसे मम्मी हम लोग को कोई और नाम से बुलाती है, और जो हम लोग का जैसे सर्टिफिकेट होता है स्कूल में नाम होता है, उस समय हम लोग का कोई और नाम होता है। जैसे कि हम अपना अगर बात करें तो मेरा भी उपनाम है, मतलब घर में बुलाने वाला कोई और नाम, मम्मी कोई और नाम से बुलाती है, मेरी कुछ फ्रेंड है वो सब और नाम से बुलाते हैं, और जैसे कि मैं स्कूल में, आप लोगों को भी पता है मेरा नाम शाम्भवी है, ऐसे घर में हमको सब रानी बोलते हैं। तो ऐसे ही होता है, तो सबका होता है एक नाम, जो मम्मी अलग नाम से बुलाती है, और उसका जो जैसे स्कूल में कोई वो एडमिशन के टाइम या कोई सर्टिफिकेट पे क्या होता है उसका दूसरा नाम होता है, ओरिजिनल नाम जो होता है। उसी तरह से ये आचार्य रामलोचन शरण का जो उपनाम था वो क्या था, राय साहब। ये भी आप लोगों को पूछा जाता है, आचार्य रामलोचन शरण का उपनाम के उपनाम की छला, तो आप लोगों को क्या बोलना है, राय साहब बोलना है, ठीक है। अब देखिए इसका परिचय, अब राय साहब मतलब ये जो आचार्य रामलोचन शरण है उसका हम लोग परिचय जानेंगे, और इसके बारे में आप लोगों को बार बार पूछा जाता है। जो भी आप लोगों का ये चैप्टर है, इसमें ये मैथिली में जो भी चैप्टर है रुद्रवाद छंद में, सारे चैप्टर के जितने भी कवि है उस सारे कवि का जो है आप लोगों को लगभग सवा मतलब 100 जो क्वेश्चन होता है तो उसमें लगभग देखेंगे तो जन्म कौन से गांव का है, ये जैसे कि कोई बुक का नाम दे दीजिए, ये कौन से कवि लिखे हैं, ये जो है वो क्या है, ये कितने ईस्वी में लिखे, ये सब आप लोगों को ज्यादातर पूछा जाता है, और कवि से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन रहता है आप लोग ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप कवि का परिचय, इसका जो रामलोचन शरण का जो जन्म है वो 1891 ईस्वी में हुआ था, और ये कौन से गांव में हुआ था इनका जन्म, तो राधाउर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये उनका जन्म जो है रामलोचन शरण का जन्म 1891 ईस्वी में राधाउर गांव में हुआ था, और ये राधाउर कौन से जिले में है, ये मुजफ्फरपुर का एक छोटा सा गांव है राधाउर, ठीक है। अब इसका निधन, ये रामलोचन शरण का निधन जो है वो 14 मई 1971 ईस्वी को हुआ था, 14 मई 1971 ईस्वी को। आप लोगों को कोई भी चैप्टर का जो है पूरा अगर मान लीजिए कि 50% आप लोगों का इसका जन्म अगर पूछेगा, तो आप लोगों को मृत्यु जो है वो 2% ही चांस है कि कोई भी चैप्टर का कोई भी कवि का जो है वो मृत्यु पूछता है, मृत्यु नहीं के बराबर पूछता है। पूछ दे अगर वो अलग बात है, लेकिन नहीं के बराबर पूछता है। लेकिन जन्म, उसका गांव कौन से जिले का था वो सब पूछता है, जिला भी कम से कम पूछता है, लेकिन गांव और जन्म पूछता है। हाँ, और अभी जो आप लोगों को इस क्लास में बताया जा रहा है उसको आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, फिर आप पीडीएफ अभी फिलहाल आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों का कमेंट आता है बार बार कि पीडीएफ पीडीएफ, लेकिन पीडीएफ में प्रॉब्लम है तो भी नहीं होगा। आप लोग क्लास में जो बताते हैं उसको नोट कर लीजिएगा, उससे बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका जन्म पता चल गया, इसका जो जन्म था वो 1891 ईस्वी में हुआ था। इसका गांव जो है वो राधाउर था, राधाउर याद रखिएगा। और इसका जिला जो है मुजफ्फरपुर, और निधन इसका 14 मई 1971 ईस्वी में हुआ था। और आचार्य रामलोचन शरण का उपनाम क्या है, राय साहब है। और ये मिथिला की सांस्कृतिक सीमा क्या है, तो ये एक निबंध है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए फटाक से इसको जो है नोट कीजिए, फिर उससे आगे और इसमें है उसको भी समझेंगे हम लोग। चलिए, आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। अब देखिए इसका वृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में इसके कृति के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको हम समझाएंगे कि ये वृत्ति क्या होता है, कृति क्या होता है। शायद आप लोगों को समझ में ना आया हो। देखिए वृत्ति क्या होता है, जो हम लोग का पेशा होता है, पेशा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वृत्ति बोलते हैं। और जो हम लोग कार्य किए रहते हैं, जो भी कार्य हम किए रहते हैं उसको कृति बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरा वृत्ति, वृत्ति क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर है, कोई जैसे कि हमको किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं, तो मेरा पूछा जाएगा कि आपका वैसे वृत्ति क्या है, तो क्या है, एक शिक्षक है। हम क्या है, एक शिक्षक है। जैसे कि हमसे पूछा जाए कि आप कौन से कार्य किए, जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक पुस्तक लिखे होंगे, तो वो क्या हुआ, मेरा कृति में आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नाम का हम एक पुस्तक लिखे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा कृति में आ जाएगा। और हम एक शिक्षक है, वो क्या होगा होगा मेरा, वो एक वृत्ति में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग रामलोचन शरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रामलोचन शरण जो है वो उनका वृत्ति क्या था। सबसे पहले देखिए वो शिक्षक थे,
वो रामलोचन शरण जो थे वो क्या थे, शिक्षक थे। और ये कौन से स्कूल में शिक्षक थे, दरभंगा नौर्य बुक स्कूल, ये दरभंगा नौर्य बुक स्कूल के एक शिक्षक थे। ठीक है, अगर पूछा जाए आप लोगों से कि रामलोचन शरण कौन पेशा से जुड़ल छला, तो वो क्या थे, वो एक शिक्षक थे। ठीक है, आशा है समझ पा रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, सारे क्वेश्चन का समाधान आप लोगों को पूरे वीडियो में मिल जाएगा। आगे देखिए, अब आगे से है कृति, ये मतलब ये कौन कौन सी पुस्तक लिखे, कौन कौन सा कार्य किए नहीं किए, वो उसके बारे में। ठीक है, देखिए 1916 ईस्वी में पुस्तक भंडार दरभंगा में ये खोले थे। ये 1916 ईस्वी में रामलोचन शरण जो है वो दरभंगा में एक पुस्तक भंडार खोले थे। कौन से नाम से खोले थे, तो विद्यापति प्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है आप लोग को, 1916 ईस्वी में कौन से किस नाम से पुस्तक भंडार खोले थे, तो विद्यापति प्रेस के नाम से खोले थे। और कहाँ पे खोले थे, तो दरभंगा में खोले थे। ठीक है, कहाँ पे, दरभंगा में, और कितने ईस्वी, 1916 में, और कौन से नाम में, कौन से नाम से, तो विद्यापति प्रेस। आगे देखिए, मैथिली में मिथिला मिथिला हिंदी में बाला पत्रिका के संपादन व्याकरण चंद्रोदय। अब देखिए, ये जो है रामलोचन शरण जो है वो मैथिली में मिथिला और हिंदी में बालक। देखिए, ये आ जो है ना, इसके बारे में समझिए, मतलब मैथिली में ये आ रहता है, आ का मतलब होता है और। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट बता देते हैं आज तक, ताकि आप लोगों को मैथिली लिखने में प्रॉब्लम ना हो। आ का मतलब मैथिली में, आ का मतलब और, जहाँ पर भी आप लोगों को जब मैथिली लिखिएगा, तो जहाँ पर भी आप लोगों को लगे कि हम लोगों को और का प्रयोग यहाँ पे होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को आ का प्रयोग करना है। ठीक है, और देखिए, आप लोगों को अगर ये दिमाग में ऐसे मतलब ये है कि मैथिली आप लोगों को लिखना नहीं आता है, तो आप लोगों का सिंपल सा एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। अगर मैथिली लिखना नहीं आता, तो अभी अभी तो एग्जाम में फिलहाल लेट है, तो अभी से अगर आप लोग प्रतिदिन एक एक पेज अगर मैथिली का राइटिंग लिखिएगा, तो पूरा गारंटी है कि आप लोग मैथिली लिखना सीख जाइएगा। और मैथिली लिखने में आप लोगों को जितना मतलब ये राइटिंग तो लिखना ही है, साथ में जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़े रामलोचन शरण का, तो उसको क्या कीजिएगा, एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे जितना मन हो, एक स्टेंजा, दो स्टेंजा, एक पेज, दो पेज, जितना मन हो उतना ही, लेकिन पढ़िएगा जरूर, हर रोज पढ़िएगा थोड़ा थोड़ा करके, तो पूरा मैथिली लिखना सीख भी जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, 1916 ईस्वी पुस्तक भंडार दरभंगा में ये खोले थे, कौन से नाम से, विद्यापति प्रेस के नाम से। और उसके बाद ही मैथिली में ये मिथिला, और हिंदी में ये बालक पत्रिका का संपादन किए थे। अब संपादन के बारे में समझेंगे, ये संपादन क्या होता है। ठीक है, ये संपादन का अर्थ होता है, जैसे कि देखिए अब समझाते हैं संपादन मतलब, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पुस्तक है, कोई पुस्तक है, फिर कोई मान लीजिए चैप्टर ही कोई है, तो वो कोई पुस्तक है, और ये पुस्तक जो है ना, ये आप लिखे हैं, ये पुस्तक जो है आप लिखे, कौन से भाषा में, हिंदी भाषा में। एक कोई पुस्तक है और इसको आप लिखे हैं, जैसे मोहन लिखा है, मान लीजिए कि ये पुस्तक के जो लेखक है, कोई भी मान लीजिए पुस्तक है, जैसे कि मान लीजिए RR दे देते हैं, ठीक है, जो भी इसका मतलब, जैसे RR कोई पुस्तक है, उसका जो लेखक है वो कौन है, मोहन है, कौन सी भाषा में लिखे हैं, इसको हिंदी भाषा में लिखा है। फिर उसके बाद हम आए, हम मतलब संभवी आई, उसके बाद वो क्या की, वो RR जो पुस्तक है उसको वो संस्कृत में कन्वर्ट कर दी, संस्कृत भाषा में उसको लिख दी, लेकिन असली जो उसका लेखक जो है वो कौन है, वो मोहन ही है, उसका जो असली लेखक है मोहन ही है, लेकिन हम क्या किए, उसको संपादित कर दिए, संपादन उसका कर दिया, नहीं उसको चेंज कर दिए दूसरे भाषा में। मोहन जो है वो हिंदी भाषा में लिखे थे, और हम उसको चेंज करके क्या कर दिए, संस्कृत भाषा में कर दिए, तो उसी को क्या बोला जाता है, संपादन बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैथिली में ही मिथिला और हिंदी में ही बालक पत्रिका का संपादन किए थे, लिखे नहीं थे, संपादन किए थे, यानी कन्वर्ट किए थे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, व्याकरण चंद्रोदय लिखे थे, ये पूछा जाता है व्याकरण चंद्रोदय के बारे में। अब इसको मिटा देते हैं, तो आपको नोट करना है तो इसको मिटा देते हैं। ये व्याकरण चंद्रोदय लिखे थे, ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, 1916 में ये कौन से पुस्तक भंडार खोले थे, कहाँ पे पुस्तक भंडार खोले थे, तो दरभंगा में, और किस नाम से, विद्यापति प्रेस के नाम से। और ये एक ये याद रखिएगा, ये व्याकरण चंद्रोदय, ये पूछा जाता है, क्या लिखे थे ये, तो व्याकरण चंद्रोदय। ठीक है, मतलब चंद्रोदय एक मतलब व्याकरण है जिसका नाम है चंद्रोदय। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है, मैथिली में मिथिला और हिंदी में ये कौन सी पुस्तक का संपादन किए थे, ये मतलब बालक पत्रिका का संपादन किए थे। ये मैथिली में मिथिला के बारे में तो नहीं भी पूछा जाता, लेकिन ये जो बालक पत्रिका है, ये बालक पत्रिका के बारे में आप लोगों को पूछा जाता है कि किस नाम से किया गया किए थे, तो ये हिंदी में किए थे। ठीक है, अब देखिए, संदर्भ के बारे में हम लोग को जानते हैं, प्रस्तुत निबंध, हम लोग ये निबंध है, अभी हम आपको बताएं कि ये निबंध है, और ये प्रवेशिका मैथिली साहित्य संपादन प्रोफेसर हरिमोहन झा और गंगापति सिंह के द्वारा किया गया। तो अभी जो हम लोग पढ़े वो प्रोफेसर हरिमोहन झा और गंगापति सिंह जो है इसका साहित्य संपादन किए। ठीक है, ऐसा है, आप लोग समझ गए होंगे। एक नोट पॉइंट यहाँ पे देखिए, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट, उसको VVI करके लिखना है, जो भी लिखना है लिख लीजिएगा। ये बार 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 हजारों बार पूछा जाएगा, जब भी एग्जाम दीजिएगा तो ये पूछा ही जाएगा। आप दे, आपके बच्चे दे, आपके पोते दे, जो भी दे, पूछा जाएगा 4 कोस बराबर कितना योजन होता है। ये 4 कोस बराबर आपको याद होना चाहिए कि ये 4 कोस बराबर एक योजन होता है। ठीक है, ये बार बार ही पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, इसको नहीं भूलना है। अब इसको मिटा देते हैं हम, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। जहाँ पे भी आप लोगों को मैथिली लिखने के टाइम ये लगे कि अब हम लोगों को और का प्रयोग करना है, तो लगे कि और का प्रयोग करना है, तो वहां पे आ का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर, आप लोगों का जो पहला चैप्टर था वो समझ में आया होगा। अब से दिक्कत नहीं होगा, सारे नोट्स पॉइंट को याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। 1-2 बार देखने के बाद सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार चैप्टर को अगर पढ़ लीजिएगा तो चैप्टर के सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। बस एक बार चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन होता है वो आप लोगों को क्या होता है, चैप्टर से ही होता है। देखिए, जो भी हिंदी में और मैथिली में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारा क्वेश्चन आप लोगों का कहानी जो होता है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो फिर कहीं से कहीं पर जाने का आप लोगों को काम नहीं होगा। सीधा चैप्टर पढ़ के आप लोग वो एग्जाम दे सकते हैं, सारे सब्जेक्टिव में फुल व फुल नंबर ला सकते हैं। बस एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, मैथिली और हिंदी में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब से आप लोगों को रोज मैथिली का क्लास मिलेगा और अच्छी तरीके से आप लोग सीखिएगा। आप लोग को बहुत जल्द ये मैथिली खत्म करके हम लोग हिंदी भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।